नमस्ते स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम ADRE 2024 का ग्रेड 4 पेपर 1 के जनरल नॉलेज सेक्शन को सॉल्व करेंगे। एक एक प्रश्न को हम गहराई से समझेंगे ताकि उससे जुड़ा कोई भी दूसरा सवाल आए तो आप उसे आसानी से हल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? विकल्प हैं A कोलकाता, B नई दिल्ली, C मुंबई, D भोपाल। इसका सही जवाब है A कोलकाता। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। इसका निर्माण महारानी विक्टोरिया की याद में करवाया गया था, जिनका 1901 में निधन हो गया था। इसकी आधारशिला 1906 में प्रिंस ऑफ वेल्स, बाद में किंग जॉर्ज पंचम ने रखी थी और ये 1921 में बनकर तैयार हुआ। इसे सफ़ेद मकराना संगमरमर से बनाया गया है, वही संगमरमर जिससे ताजमहल बना है। आज ये एक संग्रहालय है जहां ब्रिटिश काल की पेंटिंग्स, हथियार और ऐतिहासिक दस्तावेज रखे गए हैं। ये कोलकाता का एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण केंद्र है। विक्टोरिया शब्द से हमेशा कोलकाता को जोड़कर याद रखें, क्योंकि कोलकाता 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, हिमा दास किस ट्रैक और फील्ड स्पोर्ट्स में भाग लेती हैं? विकल्प हैं A ट्रिपल जंप, B लंबी दूरी की दौड़, C लघु दौड़ कम दूरी, D हर्डल्स। इसका सही जवाब है C लघु दौड़ कम दूरी। अब चलिए हिमा दास के बारे में विस्तार से जानते हैं। हिमा दास असम के नगांव जिले के धींग गांव की रहने वाली हैं। उन्हें पूरे भारत में धींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। हिमा दास पहली भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने IAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप 2018 में किसी ट्रैक इवेंट 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। वे मुख्य रूप से 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेती हैं। खेल विज्ञान में इन छोटी दूरियों की दौड़ को स्प्रिंट्स कहा जाता है। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें साल 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्तमान में वे असम पुलिस में DSP के पद पर भी कार्यरत हैं। याद रखिएगा, अगर आपसे किसी एथलीट के बारे में पूछा जाए जो 100 से 400 मीटर की दौड़ लगाता है तो उसे स्प्रिंटर कहते हैं। हिमा दास भारत की सबसे तेज महिला स्प्रिंटर्स में से एक हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, दिसंबर 2021 में असम वैभव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? विकल्प हैं जितेंद्र नाथ गोस्वामी, रतन टाटा, रतन थियाम, अमल प्रभादास। इसका सही जवाब है B रतन टाटा। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। असम वैभव असम सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जैसे केंद्र सरकार द्वारा भारत रत्न दिया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2021 में हुई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने की थी। रतन टाटा को क्यों मिला? रतन टाटा को ये पुरस्कार असम में कैंसर देखभाल के क्षेत्र में उनके विशाल योगदान के लिए दिया गया। टाटा ट्रस्ट ने असम सरकार के साथ मिलकर पूरे राज्य में कई अत्याधुनिक कैंसर अस्पतालों का नेटवर्क स्थापित करने में मदद की है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए की नगद राशि और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसके अलावा पुरस्कार विजेता सरकारी अस्पतालों और सर्किट हाउसों में विशेष सुविधाओं के हकदार होते हैं। रतन टाटा इस सम्मान को पाने वाले पहले व्यक्ति थे। असम सरकार के 3 मुख्य नागरिक पुरस्कार हैं जिन्हें याद रखना एग्जाम के लिए जरूरी है। असम वैभव सबसे बड़ा, असम सौलभ, असम गौरव। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है? विकल्प हैं A बड़ौदा, B सूरत, C महसाणा, D अहमदाबाद। इसका सही जवाब है D अहमदाबाद। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसमें एक साथ लगभग 1,32,000 दर्शक बैठकर मैच देख सकते हैं। इसे पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। साल 2021 में पुनर्निर्माण के बाद इसका नाम बदलकर भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया। ये स्टेडियम 63 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ दुनिया में एकमात्र ऐसा क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ मुख्य मैदान पर 11 अलग-अलग तरह की पिचें हैं। साथ ही यहाँ की लाइटें खंभों पर नहीं बल्कि छत के किनारों पर यानी LED रिंग ऑफ फायर लगी हैं ताकि खिलाड़ियों को परछाई से दिक्कत ना हो।
इसी स्टेडियम में साल 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया खेला गया था। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, लेकिन अगर दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम बिना किसी विशेष खेल के पूछा जाए तो वो उत्तर कोरिया का रंगराडो 1 मई स्टेडियम है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। MPLAD योजना में LAD का क्या अर्थ है? विकल्प हैं A. लोकल एसेट डेवलपमेंट, B. लोकल एरिया डेवलपमेंट, C. लीडिंग एसेट डेवलपमेंट, D. लोकल एरिया डिस्ट्रीब्यूशन। इसका सही जवाब है B. लोकल एरिया डेवलपमेंट। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। MPLAD का पूरा नाम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है। हिंदी में इसे सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कहते हैं। इस योजना की शुरुआत 23 दिसंबर 1993 को हुई थी। इसका उद्देश्य सांसदों यानी MPs को अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार विकास कार्य करवाने की शक्ति देना था। ये कैसे काम करती है? इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को हर साल 5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। सांसद इस पैसे का उपयोग अपने क्षेत्र में टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियां बनाने के लिए करते हैं, जैसे स्कूल की इमारतें, पीने के पानी की सुविधा, सड़कें और सामुदायिक केंद्र। ये योजना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आती है। याद रखिएगा, सांसद सीधे पैसा खर्च नहीं करते, वे केवल जिला अधिकारियों यानी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को काम की सिफारिश करते हैं और जिला प्रशासन उस काम को पूरा करवाता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6। असम में अभिरुचि खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? विकल्प हैं A. भोगेश्वर बरुआ, B. मोनालिसा बरुआ मेहता, C. हिमा दास, D. राधा गोविंद बरुआ। इसका सही जवाब है A. भोगेश्वर बरुआ। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। कौन है भोगेश्वर बरुआ? भोगेश्वर बरुआ असम के एक महान एथलीट और कोच हैं। वे असम के खेल इतिहास के सबसे बड़े नायकों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने 1966 के एशियाई खेलों में 800 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। वे एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले असम के पहले खिलाड़ी थे। हर साल 3 सितंबर को उनके जन्मदिन के अवसर पर पूरे असम में अभिरुचि खेल दिवस मनाया जाता है। उनकी इस महान उपलब्धि के लिए उन्हें साल 1966 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वे ये पुरस्कार पाने वाले पहले असमिया व्यक्ति थे। याद रखिएगा, असम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला गोल्ड लाने वाले भोगेश्वर बरुआ थे। परीक्षा में अक्सर 3 सितंबर की तारीख भी पूछी जा सकती है, जो अभिरुचि खेल दिवस के लिए फिक्स है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है? विकल्प हैं A. दिराक, B. बक्सीरहाट, C. दीमापुर, D. जोरहाट। इसका सही जवाब है A. दिराक। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दिराक असम के तिनसुकिया जिले में स्थित एक प्रमुख सीमावर्ती स्थान है। ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच के सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश द्वारों में से एक है। दिराक गेट असम को अरुणाचल प्रदेश के नामसाई और चांगलांग जिलों से जोड़ता है। यहाँ अक्सर यात्रियों और पर्यटकों के लिए इनर लाइन परमिट ILP की जांच की जाती है। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। बक्सीरहाट B, ये असम के धुबरी जिले में है और असम को पश्चिम बंगाल से जोड़ता है। दीमापुर C, ये नागालैंड का सबसे बड़ा शहर है। ये असम और नागालैंड को जोड़ता है, अरुणाचल को नहीं। जोरहाट D, ये असम का एक जिला है। हालांकि ये नागालैंड की सीमा के पास है, लेकिन ये अरुणाचल को जोड़ने वाला मुख्य ट्रांजिट पॉइंट नहीं है। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। असम से अरुणाचल जाने के लिए दिराक, नामसाई और बालीपाड़ा जैसे गेट्स बहुत प्रसिद्ध हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8। भारतीय सिविल सेवा यानी ICS परीक्षा पास करने वाले असम के पहले व्यक्ति कौन थे? विकल्प हैं A. जामचंगा नामपुई, B. आनंद राम बरुआ, C. हेमचंद्र बरुआ, D. पार्वती प्रसाद बरुआ। इसका सही जवाब है B. आनंद राम बरुआ। अब चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। आनंद राम बरुआ असम के पहले और भारत के 5वें व्यक्ति थे जिन्होंने प्रतिष्ठित भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी। उन्होंने ये सफलता साल 1870 में हासिल की थी। वे केवल एक प्रशासनिक अधिकारी नहीं थे, बल्कि संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान भी थे। उन्होंने अंग्रेजी संस्कृत डिक्शनरी का संकलन किया था, जो आज भी विद्वानों के लिए एक बहुत बड़ा संदर्भ ग्रंथ है। उनका जन्म 1850 में गुवाहाटी के मैदान में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की और फिर उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए थे।
उनकी याद में असम सरकार ने आनंदराम बरुआ पुरस्कार की शुरुआत की है, जो कक्षा 10 यानी मैट्रिक में अच्छे अंक लाने वाले छात्रों को लैपटॉप और वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाता है। विकल्प सी के बारे में खास जानकारी। अक्सर छात्र हेमचंद्र बरुआ और आनंदराम बरुआ में कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा, हेमचंद्र बरुआ ने हेमकोश यानी असमिया शब्दकोश लिखा था और उन्हें भाषा का ओजा कहा जाता है, जबकि आनंदराम बरुआ पहले आईसीएस अधिकारी थे। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9। सवाल है, किसने भौतिकी के नियम को सामने रखा कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है? विकल्प हैं ए बेंजामिन फ्रैंकलिन, बी माइकल फैराडे, सी सर आइजैक न्यूटन, डी एल्बर्ट आइंस्टाइन। इसका सही जवाब है सी सर आइजैक न्यूटन। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जिस नियम की बात इस सवाल में की गई है वो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी वस्तु पर बल यानी फोर्स लगाते हैं तो वो वस्तु भी आप पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाएगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। जब आप पानी को पीछे धकेलते हैं तो पानी आपको आगे की ओर धकेलता है। जब बंदूक से गोली निकलती है तो बंदूक पीछे की ओर झटका यानी रिकॉइल मारती है। आइजैक न्यूटन कौन थे? वे इंग्लैंड के एक महान गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी थे। उन्होंने 1687 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के 3 नियम और गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का सिद्धांत दिया था। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन यानी ए, इन्होंने बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी पर रिसर्च की थी और लाइटनिंग रॉड का आविष्कार किया था। माइकल फैराडे यानी बी, इन्हें विद्युत का जनक कहा जाता है। इन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर और डायनामो का आविष्कार किया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन यानी डी, इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत यानी थियोरी ऑफ रिलेटिविटी और प्रसिद्ध समीकरण E=mc² दिया था। टीचर की टिप, याद रखिएगा, न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। पहला जड़त्व यानी इनर्शिया, यानी कोई वस्तु स्थिर में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी और यदि वो सीधी रेखा में एक समान गति कर रही है तो वो करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। उदाहरण, चलती बस के अचानक रुकने पर यात्रियों को आगे की ओर झटका लगना। दूसरा नियम बताता है कि किसी वस्तु पर लगा फोर्स उसके मास और एक्सेलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है, यानी F=ma। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10। जिम्बाब्वे की राजधानी शहर क्या है? विकल्प हैं ए नैरोबी, बी हरारे, सी काहिरा, डी खार्तूम। इसका सही जवाब है बी हरारे। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित एक लैंडलॉक्ड देश है। इसे पहले दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। हरारे, ये जिम्बाब्वे का सबसे बड़ा शहर और उसकी प्रशासनिक राजधानी है। ये देश का मुख्य कमर्शियल और सांस्कृतिक केंद्र भी है। जिम्बाब्वे अपनी प्राकृतिक सुंदरता और दुनिया के सबसे ऊंचे झरनों में से एक विक्टोरिया फॉल्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, जो जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। नैरोबी ए, ये केन्या की राजधानी है। यहाँ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय भी है। काहिरा सी, ये मिस्र इजिप्ट की राजधानी है, जिसे पिरामिडों के देश के रूप में जाना जाता है। खार्तूम डी, ये सूडान की राजधानी है, जहां नीली नील और सफेद नील नदियां आपस में मिलती हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11। संयुक्त अरब अमीरात UAE की मुद्रा करेंसी क्या है? विकल्प हैं ए रूबल, बी दिनार, सी दिरहम, डी शेकिल। इसका सही जवाब है सी दिरहम। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। संयुक्त अरब अमीरात UAE मध्य पूर्व का एक बहुत ही समृद्ध देश है, जो 7 अमीरात राज्यों से मिलकर बना है। इसकी राजधानी अबू धाबी है और इसका सबसे बड़ा शहर दुबई है। UAE की आधिकारिक मुद्रा का पूरा नाम UAE दिरहम है। ये दुनिया की सबसे स्थिर मुद्राओं में से एक मानी जाती है। दिरहम शब्द प्राचीन यूनानी शब्द ड्रैक्मा से आया है। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। रूबल ए, ये रूस की आधिकारिक मुद्रा है। दिनार बी, ये कई खाड़ी देशों और अन्य देशों की मुद्रा है, जैसे कुवैत, इराक और जॉर्डन। कुवैती दिनार दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा है। शेकिल डी, ये इजराइल की आधिकारिक मुद्रा है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12। नर नारायण सेतु किन 2 शहरों के बीच स्थित है? विकल्प हैं ए तेजपुर और कलियाबोर, बी नगांव और जोरहाट, सी जोगीघोपा और पंचरत्न, डी डिब्रूगढ़ और धेमाजी। इसका सही जवाब है सी जोगीघोपा और पंचरत्न।
अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। नरनारायण सेतु ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुल है। ये निचले असम, लोअर असम में स्थित है। ये पुल उत्तर में बोंगाईगांव जिले के जोगीघोपा शहरों को दक्षिण में गोलपाड़ा जिले के पंचरत्न शहरों से जोड़ता है। ये असम को शेष भारत से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग का हिस्सा है। ये एक रेल सह सड़क रेल कम रोड पुल है, यानी इसके निचले हिस्से में रेलवे ट्रैक है और ऊपरी हिस्से पर गाड़ियों के चलने के लिए सड़क है। इतिहास: इसका उद्घाटन साल 1998 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। इसका नाम 16वीं शताब्दी के महान कोच राजा नरनारायण के सम्मान में रखा गया है। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। तेजपुर और कलियाबोर, यहाँ कोलिया भोमोरा सेतु स्थित है। डिब्रूगढ़ और धेमाजी, यहाँ भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल बोगीबील ब्रिज स्थित है। सधिया और ढोला, यहाँ भारत का सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका सेतु ढोला सधिया पुल स्थित है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13। अहोम साम्राज्य यानी अहोम किंगडम का अंतिम राजा कौन था? विकल्प हैं चंद्रकांत सिंह, जोगेश्वर सिंह, कमलेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह। इसका सही जवाब है डी, पुरंदर सिंह। अब चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। पुरंदर सिंह अहोम वंश के अंतिम राजा थे। उनका शासनकाल अहोम साम्राज्य के पतन और असम में ब्रिटिश शासन की शुरुआत के बीच का समय था। पुरंदर सिंह ने 2 बार शासन किया, पहली बार 1818-1819 में और दूसरी बार 1833-1838 में। 1826 की यानदाबो की संधि के बाद असम में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ गया था। 1833 में अंग्रेजों ने पुरंदर सिंह को ऊपरी असम यानी अपर असम का राजा बनाया, लेकिन उन्हें इसके बदले अंग्रेजों को भारी टैक्स देना पड़ता था। जब पुरंदर सिंह टैक्स चुकाने में असमर्थ रहे तो 1838 में अंग्रेजों ने उन्हें पद से हटा दिया और पूरे ऊपरी असम को सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसी के साथ अहोमों का 600 साल पुराना शासन हमेशा के लिए समाप्त हो गया। याद रखिएगा, अहोम साम्राज्य की शुरुआत सुकाफा ने 1228 में की थी और इसका अंत पुरंदर सिंह के साथ 1838 में हुआ। ये साम्राज्य अपनी बहादुरी और मुगलों को 17 बार हराने जैसे सरायघाट के युद्ध के लिए इतिहास में अमर है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ की कविता ओ मोर आपुनार देश पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? विकल्प हैं ए, बाही, बी, अरुणोदय, सी, जोनबिरी, डी, जोनाकी। इसका सही जवाब है ए, बाही। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। ओ मोर आपुनार देश यानी ओ मेरे प्यारे देश असम का आधिकारिक राज्यगान है। इसे 1927 में असम साहित्य सभा के तेजपुर अधिवेशन में राज्यगान के रूप में अपनाया गया था। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने खुद 1909 में बाही, जिसका अर्थ है बांसुरी, नाम की साहित्यिक पत्रिका शुरू की थी। इसी पत्रिका के पहले वर्ष के 7वें अंक में ये कविता पहली बार छपी थी। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ को असमिया साहित्य का रसाराज कहा जाता है। उन्होंने असमिया भाषा और साहित्य को आधुनिक बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। इस गीत की धुन कमला प्रसाद अग्रवाल ने तैयार की थी। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। अरुणोदय ये 1846 में प्रकाशित होने वाली असमिया भाषा की पहली पत्रिका थी, जिसे शिवसागर के ईसाई मिशनरियों ने शुरू किया था। जोनाकी ये 1889 में शुरू हुई थी और इसी पत्रिका से असमिया साहित्य में रोमांटिक युग की शुरुआत मानी जाती है। चंद्र कुमार अग्रवाल इसके पहले संपादक थे। परीक्षा में अक्सर 2 सवाल पूछे जाते हैं। असमिया भाषा की पहली पत्रिका कौन सी है? उत्तर अरुणोदय। और राज्यगान किसमें छपा था? उत्तर बाही। इन दोनों में कभी कंफ्यूज ना हो। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15। बैंकॉक किस देश की राजधानी शहर है? विकल्प हैं ए, दक्षिण कोरिया, बी, फिलीपींस, सी, इंडोनेशिया, डी, थाईलैंड। इसका सही जवाब है डी, थाईलैंड। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। बैंकॉक थाईलैंड का सबसे बड़ा शहर, मुख्य बंदरगाह और इसकी राजधानी है। थाई भाषा में बैंकॉक को क्रुंग तेप कहा जाता है, जिसका अर्थ है देवदूतों का शहर। बैंकॉक अपने शानदार बौद्ध मंदिरों जैसे वाट अरुण, जीवंत स्ट्रीट लाइफ और नहरों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसे कभी-कभी पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। अन्य विकल्पों की राजधानियां। दक्षिण कोरिया ए, इसकी राजधानी सियोल है। फिलीपींस बी, इसकी राजधानी मनीला है। इंडोनेशिया सी, इसकी ऐतिहासिक राजधानी जकार्ता है।
हालांकि इंडोनेशिया अब अपनी राजधानी बदलकर नुसंतारा कर रहा है। याद रखने का सरल तरीका, थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स कहा जाता है और इसकी राजधानी बैंकॉक दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16। गोपीनाथ बोरदलोई के ठीक बाद असम के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कौन बने थे? विकल्प हैं ए बिमला प्रसाद चलीहा, बी शरद चंद्र सिन्हा, सी बिश्नुराम मेधी, डी गुलाब बोरबोरा। इसका सही जवाब है सी बिश्नुराम मेधी। अब चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। असम के दूसरे मुख्यमंत्री लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदलोई स्वतंत्र असम के पहले मुख्यमंत्री थे। 5 अगस्त 1950 को उनके आकस्मिक निधन के बाद बिश्नुराम मेधी ने कार्यभार संभाला। वे असम के दूसरे मुख्यमंत्री बने और 1950 से 1957 तक इस पद पर रहे। बिश्नुराम मेधी को उनकी कड़ी प्रशासनिक क्षमता और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण असम का लौह पुरुष कहा जाता है। उन्होंने असम की सीमाओं की सुरक्षा और अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए बहुत कड़े कदम उठाए थे। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद उन्होंने मद्रास राज्य, अब के तमिलनाडु, के राज्यपाल के रूप में भी सेवा की। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। बिमला प्रसाद चलीहा ए, ये बिश्नुराम मेधी के बाद 1957 से 1970 तक असम के तीसरे मुख्यमंत्री बने थे। शरद चंद्र सिन्हा बी, ये 1972 में मुख्यमंत्री बने। गुलाब बोरबोरा डी, ये 1978 में असम के पहले गैर कांग्रेसी जनता पार्टी मुख्यमंत्री बने थे। याद रखने का सरल तरीका, असम के शुरुआती मुख्यमंत्रियों का क्रम है बोरदलोई, मेधी, चलीहा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17। असम का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? विकल्प हैं ए जोरहाट, बी गुवाहाटी, सी सिलचर, डी डिब्रूगढ़। इसका सही जवाब है डी डिब्रूगढ़। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। असम के पहले मेडिकल कॉलेज का नाम असम मेडिकल कॉलेज यानी एएमसी है। इसकी आधिकारिक स्थापना 3 नवंबर 1947 को हुई थी। ये स्वतंत्र भारत के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेजों में से एक है। मेडिकल कॉलेज बनने से पहले यहाँ बेरी व्हाइट मेडिकल स्कूल हुआ करता था, जिसकी शुरुआत साल 1900 में हुई थी। इस संस्थान की नींव एक ब्रिटिश डॉक्टर सर जॉन बेरी व्हाइट के योगदान से रखी गई थी। उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई लगभग 50,000 रुपये उस समय असम में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दान कर दी थी। इसी स्कूल को बाद में अपग्रेड करके असम मेडिकल कॉलेज बनाया गया। अन्य मेडिकल कॉलेजों का क्रम: असम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़ 1947 यानी सबसे पुराना, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज गुवाहाटी 1960, सिलचर मेडिकल कॉलेज सिलचर 1968, जोरहाट मेडिकल कॉलेज जोरहाट 2009 में शुरू हुआ। याद रखिएगा, डिब्रूगढ़ को उत्तर पूर्व भारत में आधुनिक चिकित्सा का जन्मस्थान कहा जाता है। परीक्षा में अगर बेरी व्हाइट का नाम आए तो समझ जाइएगा कि बात डिब्रूगढ़ की हो रही है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नई दिल्ली के निकटवर्ती है? विकल्प हैं ए गुरुग्राम, बी नंदीग्राम, सी सिकंदराबाद, डी धनबाद। इसका सही जवाब है ए गुरुग्राम। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दिल्ली के आसपास के विकासशील इलाकों को मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर बनाया गया है। गुरुग्राम, पुराना नाम गुड़गांव, हरियाणा राज्य में स्थित है, लेकिन इसकी सीमा सीधे दक्षिण दिल्ली से लगती है। इसे भारत का मिलेनियम सिटी कहा जाता है। ये भारत का एक बहुत बड़ा आईटी और बैंकिंग हब है। अन्य विकल्प क्यों गलत हैं? नंदीग्राम, ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में स्थित है। ये दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर है। सिकंदराबाद, ये तेलंगाना में स्थित है। इसे हैदराबाद का जुड़वा शहर ट्विन सिटी कहा जाता है। ये दक्षिण भारत में है। धनबाद, ये झारखंड में स्थित है और इसे भारत की कोयला राजधानी कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19। मार्गरेट थैचर कहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री थीं? विकल्प हैं ए न्यूजीलैंड, बी कनाडा, सी इजराइल, डी इंग्लैंड। इसका सही जवाब है डी इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम। अब चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। मार्गरेट थैचर यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं। वे साल 1979 से 1990 तक इस पद पर रहीं। उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी घटना 1982 का फॉकलैंड्स युद्ध था, जिसमें ब्रिटेन ने अर्जेंटीना को हराया था। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 20। रूस यानी रशिया और अलास्का के बीच जल निकाय यानी बॉडी ऑफ वाटर कौन सा है? विकल्प हैं ए पनामा नहर यानी पनामा कैनाल, बी बेरिंग जलडमरू मध्य यानी बेरिंग स्ट्रेट, सी स्वेज नहर यानी स्वेज कैनाल, डी पाक जलडमरू मध्य यानी पाल्क स्ट्रेट। इसका सही जवाब है बी बेरिंग जलडमरू मध्य यानी बेरिंग स्ट्रेट। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। भौगोलिक स्थिति बेरिंग जलडमरू मध्य दुनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जलमार्ग है। ये एशिया और उत्तरी अमेरिका को एक दूसरे से अलग करता है। ये उत्तर में स्थित आर्कटिक महासागर को दक्षिण में प्रशांत महासागर से जोड़ता है। बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसी जलडमरू मध्य के बीच से गुजरती है। यहाँ रूस और अमेरिका के बीच की दूरी सबसे कम बिंदु पर मात्र 82 किलोमीटर है। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। पनामा नहर यानी ए, ये उत्तर और दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों के बीच है जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। स्वेज नहर यानी सी, ये मिस्र में है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। पाक जलडमरू मध्य यानी डी, ये भारत यानी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। याद रखने का सरल तरीका, मानचित्र में रूस और अमेरिका बिल्कुल आमने सामने जहां मिलते हैं, उसी पतली गली जैसे जलमार्ग को बेरिंग कहते हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का समुद्र किनारे का शहर नहीं, नॉट अ सीसाइड सिटी है? विकल्प हैं ए बेंगलुरु, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी कोचीन। इसका सही जवाब है ए बेंगलुरु। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। भारत के पास लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा है और इसके कई प्रमुख महानगर समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। बेंगलुरु ए, ये कर्नाटक की राजधानी है और दक्षिण भारत के अंदरूनी हिस्से मैसूर पठार पर स्थित है। यहाँ से समुद्र अरब सागर काफी दूर है। इसे भारत की सिलिकॉन वैली और बगीचों का शहर कहा जाता है, लेकिन ये समुद्र के किनारे नहीं है। मुंबई सी, ये महाराष्ट्र की राजधानी है और अरब सागर के तट पर स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह और आर्थिक केंद्र है। चेन्नई बी, ये तमिलनाडु की राजधानी है और बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। यहाँ का मरीना बीच भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। कोचीन डी, जिसे अब कोची कहा जाता है, ये केरल राज्य में अरब सागर के तट पर स्थित है। इसे अरब सागर की रानी, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी कहा जाता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से किस वाहन को NHAI फास्टैग टोल से छूट प्राप्त है? विकल्प हैं ए एम्बुलेंस, बी पेट्रोलियम टैंकर, सी वरिष्ठ नागरिकों के निजी वाहन, डी रक्षा कर्मियों के निजी वाहन। इसका सही जवाब है ए एम्बुलेंस। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और सड़क परिवहन मंत्रालय के नियमों के अनुसार आपातकालीन और महत्वपूर्ण सेवाओं को बिना किसी देरी के रास्ता देने के लिए टोल टैक्स से छूट दी गई है। एम्बुलेंस को छूट क्यों? एम्बुलेंस मरीजों की जान बचाने के लिए होती है। टोल प्लाजा पर रुकने से कीमती समय बर्बाद हो सकता है, इसीलिए इन्हें पूरी तरह से टोल फ्री रखा गया है। अन्य छूट प्राप्त वाहन एम्बुलेंस के अलावा अग्निशमन वाहन, फायर टेंडर्स, शव वाहन, फ्यूनरल वैन्स और देश के उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश के वाहनों को भी टोल से छूट मिलती है। रक्षा कर्मियों के बारे में ऑप्शन डी, अक्सर लोगों को लगता है कि रक्षा कर्मियों को छूट है। नियम यह है कि आधिकारिक सैन्य वाहनों, ऑफिशियल डिफेंस व्हीकल्स को छूट मिलती है, लेकिन सैनिकों के निजी वाहनों, पर्सनल व्हीकल्स को सामान्यतः टोल देना पड़ता है, जब तक कि कोई विशेष राज्य सरकार या स्थानीय नियम ना हो। याद रखने का सरल तरीका, हाईवे पर जीवन रक्षक, लाइफ सेविंग और अग्निशमन, फायर फाइटिंग सेवाओं को कभी भी टोल की कतार में खड़ा नहीं किया जाता। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23। असम का पहला आधुनिक थिएटर बान थिएटर कहाँ स्थित है? विकल्प है ए गुवाहाटी, बी जोरहाट, सी तेजपुर, डी नगांव। इसका सही जवाब है सी तेजपुर। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। बान थिएटर की स्थापना साल 1906 में हुई थी। ये असम का सबसे पुराना और पहला आधुनिक रंगमंच माना जाता है। तेजपुर को असम की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है और बान थिएटर इस पहचान का सबसे बड़ा केंद्र है। असम की 3 सबसे महान सांस्कृतिक विभूतियां ज्योति प्रसाद अग्रवाल रूप कुंवर, विष्णु प्रसाद राभा कला गुरु और फणी शर्मा नट सूर्य इसी बान थिएटर से जुड़ी थीं
उन्होंने यहाँ कई ऐतिहासिक नाटकों का मंचन किया और असमिया सिनेमा की नींव रखी। बाण नाम पौराणिक राजा बाणासुर के नाम पर रखा गया है, जिनकी राजधानी तेजपुर, प्राचीन नाम शोणितपुर मानी जाती है। याद रखिएगा, ज्योति प्रसाद अग्रवाल की पहली असमिया फिल्म जॉयमती 1935 के निर्माण की प्रेरणा भी इसी सांस्कृतिक माहौल से आई थी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में स्थित है? विकल्प हैं ए सोमालिया, बी बोलीविया, सी तस्मानिया, डी कंबोडिया। इसका सही जवाब है बी बोलीविया। अब चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मध्य भाग में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है, यानी इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील टिटिकाका स्थित है। अन्य विकल्प क्यों गलत हैं? सोमालिया ए, ये अफ्रीका महाद्वीप के हॉर्न ऑफ अफ्रीका इलाके में स्थित है। ये अपने समुद्री लुटेरों के लिए खबरों में रहता था। तस्मानिया सी, ये कोई स्वतंत्र देश नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक द्वीप राज्य है। कंबोडिया डी, ये दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में स्थित एक देश है जो अपने प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर के लिए जाना जाता है। याद रखने का सरल तरीका, दक्षिण अमेरिका में मुख्य रूप से ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, चिली और बोलीविया जैसे देश आते हैं। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में देशों को उनके महाद्वीपों के साथ मिलाने के सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए विश्व के नक्शे पर एक नज़र जरूर डालें। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस आंदोलन में कनकलता बरुआ शहीद हुई थीं? विकल्प हैं ए असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बी भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, सी सिपाही विद्रोह, सिपोई म्यूटिनी, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसका सही जवाब है बी भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। कनकलता बरुआ असम की एक महान स्वतंत्रता सेनानी थीं, जिन्हें प्यार से बीरबाला यानी बिरबाला कहा जाता था। उनका जन्म असम के सोनितपुर जिले के बोरंगबारी गांव में हुआ था। 20 सितंबर 1942 को गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ के नेतृत्व में युवाओं की एक टोली मृत्युवाहिनी गोपुर पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराने के लिए आगे बढ़ी। जब वे पुलिस स्टेशन के पास पहुंची तो ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। कनकलता ने कहा, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरे हाथ से तिरंगा नहीं गिरेगा। पुलिस की गोली लगने के बाद वे शहीद हो गईं, लेकिन उन्होंने तिरंगे को जमीन पर नहीं गिरने दिया। उनके गिरने के बाद मुकुंद काकती ने झंडा थामा और वे भी शहीद हो गए। शहादत के समय उनकी उम्र केवल 17 वर्ष थी। वे असम में भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे कम उम्र की शहीद मानी जाती हैं। याद रखिएगा, कनकलता बरुआ की बहादुरी हमें यह सिखाती है कि देशभक्ति की कोई उम्र नहीं होती। परीक्षा में अक्सर गोपुर का नाम भी पूछा जाता है, जहां यह ऐतिहासिक घटना हुई थी। भारतीय तटरक्षक बल ने उनके सम्मान में एक जहाज का नाम भी कनकलता बरुआ रखा है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विकल्प हैं ए कल्पना चावला, बी विक्रम साराभाई, सी राकेश शर्मा, डी यूरी गागरिन। इसका सही जवाब है सी राकेश शर्मा। अब चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। विंग कमांडर राकेश शर्मा भारतीय वायुसेना के एक पायलट थे। वे 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ, अब रूस, के सोयूज़ T-11 अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गए थे। जब अंतरिक्ष से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है, तो राकेश शर्मा ने जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा। ये वाक्य हर भारतीय के दिल में बस गया है। उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 7 में लगभग 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिताए थे। वहां उन्होंने योग का अभ्यास भी किया था, ताकि ये देखा जा सके कि जीरो ग्रेविटी में शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। भारत लौटने पर उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। वे अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के 138वें व्यक्ति थे। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। कल्पना चावला ए, ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थीं। हालांकि वे अमेरिकी नागरिक थीं और नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में गई थीं। विक्रम साराभाई बी, इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। उन्होंने इसरो की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी। वे खुद अंतरिक्ष में नहीं गए थे। यूरी गागरिन डी, ये अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति रूस, सोवियत संघ से थे। परीक्षा में हमेशा ध्यान दें कि क्या पूछा जा रहा है।
पहला भारतीय राकेश शर्मा या पहली भारतीय महिला कल्पना चावला। अगर दुनिया का पहला पूछा जाए तो उत्तर यूरी गागरिन होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27। असम राज्य संग्रहालय असम स्टेट म्यूजियम कहाँ स्थित है? विकल्प हैं ए माजुली, बी गुवाहाटी, सी नगांव, डी कोहरा। इसका सही जवाब है बी गुवाहाटी। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। असम राज्य संग्रहालय गुवाहाटी शहर के हृदय स्थल अंबारी क्षेत्र में स्थित है। ये प्रसिद्ध दीघाली पुखुरी झील के किनारे बना हुआ है। इसकी स्थापना 21 अप्रैल 1940 को हुई थी। इसकी शुरुआत कामरूप अनुसंधान समिति के प्रयासों से हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष और मुख्य संरक्षक कनकलाल बरुआ थे। ये भारत के सबसे पुराने और उत्तर पूर्व भारत के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है। यहाँ प्राचीन मूर्तियों, अहोम काल के हथियारों, पुराने सिक्कों, हस्तलिखित पांडुलिपियों और जनजातीय संस्कृति से जुड़ी दुर्लभ वस्तुओं का विशाल संग्रह है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से कौन असम के नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री हैं? विकल्प हैं ए पीयूष हजारिका, बी जयंत मल्ला बरुआ, सी रनोज पेगू, डी अजंता नेयोग। इसका सही जवाब है बी जयंत मल्ला बरुआ। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने जून 2022 में अपने मंत्रिमंडल का पहला विस्तार किया था। इस विस्तार में 2 नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया गया था, जयंत मल्ला बरुआ और नंदिता गोरलोसा। क्योंकि परीक्षा 2022 में हुई थी, इसलिए उस समय के हिसाब से वे नवनियुक्त मंत्री थे। वे असम के नलबारी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। वे एक युवा और प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद उन्हें पर्यटन, सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियंत्रण और कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। अजंता नेयोग डी, ये असम की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। इन्हें मई 2021 में सरकार बनते ही कैबिनेट में शामिल किया गया था। पीयूष हजारिका ए, इनके पास जल संसाधन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है। ये भी 2021 से ही कैबिनेट का हिस्सा हैं। रनोज पेगू सी, ये असम के शिक्षा मंत्री हैं। इन्हें भी 2021 में ही मंत्री बनाया गया था। याद रखिएगा, असम की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में अजंता नेयोग का नाम भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29। दूरदर्शन ने भारत में रंगीन टेलीविजन कलर टेलीविजन कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया था? विकल्प हैं ए 1991, बी 1985, सी 1980, डी 1982। इसका सही जवाब है डी 1982। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। भारत में रंगीन टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत 25 अप्रैल 1982 को हुई थी। इससे पहले भारत में केवल ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ही चलता था। रंगीन टीवी की शुरुआत का मुख्य श्रेय 1982 के एशियाई खेलों को जाता है, जो दिल्ली में आयोजित हुए थे। सरकार चाहती थी कि देश के लोग इन खेलों को रंगीन और जीवंत रूप में देख सकें। इसी साल 1982 में 15 अगस्त को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का स्वतंत्रता दिवस का भाषण पहली बार रंगीन टेलीविजन पर प्रसारित किया गया था। दूरदर्शन भारत का सरकारी प्रसारक है। इसकी शुरुआत 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में हुई थी। 1976 तक ये आकाशवाणी AR का ही हिस्सा था, लेकिन बाद में इसे एक अलग विभाग बना दिया गया। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। 1991 ए, ये साल भारत में आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और निजी सैटेलाइट चैनलों जैसे जी टीवी के आगमन के लिए जाना जाता है। 1980 सी, इस साल के आसपास भारत में टीवी का विस्तार बढ़ा था, लेकिन वो अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट ही था। याद रखने का सरल तरीका, भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी 1982 में की थी और इसी कलरफुल इवेंट के साथ भारत में रंगीन टीवी का युग शुरू हुआ। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30। बोइंग कंपनी का प्राथमिक उत्पाद क्या है? विकल्प हैं ए हवाई जहाज या विमान, बी नाश्ते के अनाज, सी जूता, डी दवा। इसका सही जवाब है ए हवाई जहाज या विमान। अब चलिए बोइंग कंपनी के बारे में विस्तार से जानते हैं। बोइंग, द बोइंग कंपनी एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम है। ये दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनियों में से एक है। बोइंग का मुख्य काम कमर्शियल हवाई जहाज़ों, सैन्य विमानों, उपग्रहों और रॉकेटों का डिज़ाइन और निर्माण करना है। प्रसिद्ध मॉडल, आपने अक्सर बोइंग 747 या बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का नाम सुना होगा। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय यात्री विमानों में से हैं। एयर इंडिया और इंडिगो जैसी कई भारतीय एयरलाइंस बोइंग के विमानों का उपयोग करती हैं।
बोइंग केवल यात्री विमान ही नहीं बनाती, बल्कि ये अपाचे हेलीकॉप्टर और चिनूक जैसे शक्तिशाली सैन्य हेलीकॉप्टर भी बनाती है, जिनका उपयोग भारतीय वायुसेना भी करती है। इसका मुख्यालय अमेरिका के वर्जीनिया में स्थित है। पहले ये शिकागो में था। बोइंग का मतलब ही आसमान का राजा समझा जाता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व एलिमेंट नहीं है? विकल्प हैं ए टिन, बी पारा, सी आयोडीन, डी क्वार्ट्स। इसका सही जवाब है डी क्वार्ट्स। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। विज्ञान में तत्व एलिमेंट वो पदार्थ है जिसे रासायनिक क्रियाओं द्वारा और सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में दिए गए सभी नाम तत्व हैं। आइए विकल्पों को देखते हैं। टिन ए, ये एक तत्व है जिसका प्रतीक Sn है और परमाणु संख्या 50 है। ये एक चमकदार धातु है जिसका उपयोग अक्सर डिब्बे कैन्स बनाने में किया जाता है। पारा मरकरी बी, ये भी एक तत्व है जिसका प्रतीक Hg है। ये कमरे के तापमान रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु है। इसका उपयोग थर्मामीटर में होता है। आयोडीन सी, ये भी एक तत्व है जिसका प्रतीक I है। ये एक अधातु नॉन मेटल है जो बैंगनी रंग की होती है। इसकी कमी से घेंघा गोइटर रोग होता है। क्वार्ट्स तत्व क्यों नहीं है? क्वार्ट्स वास्तव में एक यौगिक और खनिज मिनरल है। ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसका रासायनिक सूत्र सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। चूंकि ये दो अलग अलग तत्वों से मिलकर बना है, इसलिए ये स्वयं एक तत्व नहीं है। याद रखने का सरल तरीका, अगर कोई चीज़ आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में अकेले नाम से मौजूद है, जैसे गोल्ड, आयरन, ऑक्सीजन, तो वो तत्व है। अगर वो दो या दो से अधिक चीज़ों का मेल है, जैसे पानी H2O, नमक NaCl या क्वार्ट्स, तो वो यौगिक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में से किस खेल में गेंद यानी बॉल का उपयोग नहीं किया जाता है? विकल्प हैं ए गोल्फ, बी लॉन टेनिस, सी टेबल टेनिस, डी बैडमिंटन। इसका सही जवाब है डी बैडमिंटन। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। गोल्फ, गोल्फ में एक छोटी और बहुत सख्त गेंद का उपयोग किया जाता है जिसे गोल्फ स्टिक से मारकर दूर स्थित छेद यानी होल में डालना होता है। लॉन टेनिस, इसमें रबर की बनी एक खोखली गेंद का उपयोग होता है जिस पर पीले हरे रंग का फेल्ट चढ़ा होता है। इसे रैकेट से मारा जाता है। टेबल टेनिस, इसे पिंग पोंग भी कहते हैं। इसमें प्लास्टिक की बनी एक बहुत ही हल्की और छोटी गेंद का उपयोग होता है। बैडमिंटन में क्या होता है? बैडमिंटन ही वो खेल है जिसमें गेंद का उपयोग बिल्कुल नहीं होता। इसमें शटलकॉक का उपयोग किया जाता है, जिसे हिंदी में अक्सर चिड़िया या फूल भी कहते हैं। ये बत्तख के पंखों या नायलॉन से बनी होती है। याद रखने का सरल तरीका, जिन खेलों में उपकरण उड़ता है और जिसका पिछला हिस्सा पंखों जैसा होता है, उसमें गेंद नहीं होती। बैडमिंटन दुनिया का सबसे तेज रैकेट खेल है, जहां शटलकॉक की गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ऊपर जा सकती है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 33। हर साल 8 मई को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? विकल्प हैं ए पर्यावरण दिवस एनवायरनमेंट डे, बी तंबाकू निषेध दिवस नो टबैको डे, सी मजदूर दिवस लेबर डे, डी रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे। इसका सही जवाब है डी रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। 8 मई को जीन हेनरी डुनांट का जन्म हुआ था, जिन्होंने इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC की स्थापना की थी। उन्हें मानवता की सेवा के लिए दुनिया का पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 मिला था। रेड क्रॉस का उद्देश्य, ये संस्था युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और बीमारियों के समय बिना किसी भेदभाव के लोगों की जान बचाने का काम करती है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। अन्य विकल्पों की महत्वपूर्ण तारीखें। मजदूर दिवस सी, ये हर साल 1 मई को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस बी, ये हर साल 31 मई को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस ए, ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है। ये एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 34। 1994 में सरकारी सेवा यानी गवर्नमेंट सर्विस की श्रेणी में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? विकल्प हैं ए अरविंद केजरीवाल, बी TN शेषन, सी डॉक्टर किरण बेदी, डी चिंतामन डी देशमुख। इसका सही जवाब है सी डॉक्टर किरण बेदी। अब चलिए डॉक्टर किरण बेदी और इस पुरस्कार के बारे में विस्तार से जानते हैं। डॉक्टर किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS अधिकारी 1972 बैच हैं। वे अपनी ईमानदारी और सख्त अनुशासन के लिए जानी जाती हैं। पुरस्कार क्यों मिला? उन्हें ये पुरस्कार दिल्ली की तिहाड़ जेल में किए गए क्रांतिकारी सुधारों के लिए दिया गया था।
उन्होंने दुनिया की सबसे कठिन जेलों में से एक मानी जाने वाली तिहाड़ को शिक्षा और सुधार केंद्र में बदल दिया था। उन्होंने कैदियों के लिए योग, ध्यान और साक्षरता कार्यक्रम शुरू किए थे। इस पुरस्कार को अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। पुलिस सेवा से संन्यास लेने के बाद उन्होंने सामाजिक कार्यों में भाग लिया और वे पुडुचेरी की उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहीं। अन्य विकल्पों के बारे में जानकारी। ये सभी नाम रमन मैग्सेसे पुरस्कार से जुड़े हैं, इसलिए कंफ्यूज ना हो। चिंतामण डी देशमुख, इन्हें 1959 में ये पुरस्कार मिला था। वे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर आरबीआई थे। टी.एन. शेषन, इन्हें 1996 में चुनाव सुधारों के लिए ये पुरस्कार मिला था। अरविंद केजरीवाल, इन्हें 2006 में उभरते नेतृत्व यानी इमर्जेंट लीडरशिप के लिए ये पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, डॉक्टर किरण बेदी को लोग प्यार से क्रेन बेदी भी कहते थे, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री तक की गाड़ी को गलत पार्किंग के लिए टो करवा दिया था। 1994 का साल उनके जेल सुधारों और इस महान पुरस्कार के लिए हमेशा याद रखा जाता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट था? विकल्प हैं ए भास्करा, बी रोहिणी, सी आर्यभट्ट, डी इनसैट IA। इसका सही जवाब है सी आर्यभट्ट। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में अपना पहला कदम 19 अप्रैल 1975 को रखा था, जब आर्यभट्ट उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया। इसका नाम महान प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के सम्मान में रखा गया था, जिन्होंने शून्य की अवधारणा दी थी। किसने लॉन्च किया? उस समय भारत के पास खुद का रॉकेट नहीं था, इसलिए इसे सोवियत संघ, अब रूस के कॉस्मोस 3M रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। हालांकि इसे रूस से लॉन्च किया गया था, लेकिन इस उपग्रह को पूरी तरह से भारत इसरो में ही डिजाइन और बनाया गया था। इसका वजन लगभग 360 किलोग्राम था। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। रोहिणी बी, ये भारत का वो पहला उपग्रह था जिसे भारतीय जमीन श्रीहरिकोटा से और भारतीय रॉकेट SLV-3 के जरिए 1980 में लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट पहला था, लेकिन वो विदेशी रॉकेट से गया था। भास्करा ए, ये भारत के पहले प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह थे, 1979 में लॉन्च किए गए। इनसैट 1A डी, ये भारत का पहला बहुउद्देशीय संचार उपग्रह था, जिसे 1982 में अमेरिका के जरिए लॉन्च किया गया था। याद रखने का सरल तरीका, भारत की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत गणित के गुरु आर्यभट्ट के नाम से हुई। ये सवाल कई बार परीक्षाओं में रिपीट होता है, इसीलिए इसकी तारीख 1975 और नाम को अच्छे से याद कर लें। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 36। यदि कोई व्यक्ति टका में लेन देन कर रहा है तो वो व्यक्ति किस देश में है? विकल्प हैं ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी कंबोडिया, डी बांग्लादेश। इसका सही जवाब है डी बांग्लादेश। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। टका बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा यानी ऑफिशियल करेंसी है। इसे साल 1972 में स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तानी रुपए के स्थान पर अपनाया गया था। टका शब्द संस्कृत के शब्द टंक से आया है, जिसका अर्थ पुराने समय में चांदी का सिक्का होता था। पश्चिम बंगाल और असम में भी स्थानीय बोलचाल में टका शब्द का इस्तेमाल अक्सर रुपए या पैसे के लिए किया जाता है, लेकिन आधिकारिक मुद्रा के तौर पर यह सिर्फ बांग्लादेश में है। नेपाल, यहाँ नेपाली रुपया यानी नेपोलीज रुपी चलता है। पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तानी रुपया यानी पाकिस्तानी रुपी चलता है। कंबोडिया, यहाँ की आधिकारिक मुद्रा रियल है, हालांकि वहाँ अमेरिकी डॉलर का भी बहुत उपयोग होता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 37। भारत के लिए हींग यानी असाफेटिडा का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? विकल्प हैं ए स्पेन, बी मैक्सिको, सी अफगानिस्तान, डी रूस। इसका सही जवाब है सी अफगानिस्तान। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। भारत दुनिया में हींग का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। पूरी दुनिया में जितनी हींग पैदा होती है, उसका लगभग 40% हिस्सा अकेली भारत में इस्तेमाल होता है। भारत अपनी हींग की ज़रूरतों का 90% से ज़्यादा हिस्सा आयात करता है। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी अफगानिस्तान की है। अफगानिस्तान में फेरियूला नाम के पौधों से ये औषधीय राल यानी रेजिन निकाली जाती है, जिसे हम हींग कहते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य ये है कि इतने सालों तक भारत में हींग की खेती बिल्कुल नहीं होती थी, लेकिन साल 2020 में पहली बार वैज्ञानिकों के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में हींग की खेती शुरू की गई है।
अफगानिस्तान से हींग कच्चे गोंद के रूप में आती है। इसके बाद हाथरस यानी उत्तर प्रदेश और भारत के अन्य हिस्सों में इसे प्रोसेस करके पाउडर के रूप में तैयार किया जाता है। याद रखने का सरल तरीका, अफगानिस्तान की हींग और वहाँ के सूखे मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स पूरी दुनिया में अपनी शुद्धता और महक के लिए मशहूर हैं। ये सवाल अक्सर ये परखने के लिए पूछा जाता है कि छात्र भारत की आयात निर्भरता यानी इंपोर्ट डिपेंडेंस के बारे में जानते हैं या नहीं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 38। गॉड्स ओन कंट्री भारत के किस राज्य के पर्यटन की टैगलाइन है? विकल्प हैं ए कर्नाटक, बी जम्मू और कश्मीर, सी राजस्थान, डी केरल। इसका सही जवाब है डी केरल। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। गॉड्स ओन कंट्री का हिंदी में अर्थ होता है ईश्वर का अपना देश। केरल अपनी अपार प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ के शांत बैकवाटर्स, चारों तरफ फैली हरियाली, ऊंचे नारियल के पेड़, सुंदर समुद्र तट और रंगीन त्योहार जैसे ओणम इसे इतना सुंदर बनाते हैं कि इसे भगवान का अपना घर कहा जाता है। टैगलाइन का इतिहास। ये टैगलाइन 1980 के दशक के अंत में बनाई गई थी ताकि दुनिया भर के पर्यटकों को केरल की ओर आकर्षित किया जा सके। ये दुनिया के सबसे सफल पर्यटन अभियानों में से एक माना जाता है। केरल को भारत का मसालों का बगीचा, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ काली मिर्च, इलायची और दालचीनी जैसे मसाले प्रचुर मात्रा में होते हैं। अन्य विकल्पों की टैगलाइन और पहचान। राजस्थान सी पधारो मारे देश, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, ये अपने किलों और रेगिस्तान के लिए मशहूर है। कर्नाटक ए वन स्टेट मैनी वर्ल्ड्स, ये हम्पी और मैसूर पैलेस के लिए जाना जाता है। जम्मू और कश्मीर बी, इसे अक्सर धरती का स्वर्ग कहा जाता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 39। उत्तर पूर्व पुलिस अकादमी, नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? विकल्प हैं ए असम, बी मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मणिपुर। इसका सही जवाब है बी मेघालय। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। उत्तर पूर्व पुलिस अकादमी नेपा भारत सरकार के गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन एक प्रमुख संस्थान है। इसका काम उत्तर पूर्वी राज्यों के पुलिस अधिकारियों को पेशेवर ट्रेनिंग देना है। ये अकादमी मेघालय राज्य के रीभोई जिले के उमसाओ नामक स्थान पर स्थित है। ये मेघालय की राजधानी शिलोंग से लगभग 35-40 किलोमीटर दूर है। इसकी स्थापना साल 1978 में की गई थी। शुरुआत में इसे रीजनल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कहा जाता था, लेकिन 1980 में इसका नाम बदलकर उत्तर पूर्व पुलिस अकादमी कर दिया गया। उद्देश्य: यहाँ असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इन 8 राज्यों के पुलिस अधिकारियों को एक साथ ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनके बीच बेहतर तालमेल बना रहे। याद रखने का सरल तरीका: जैसे पूरे भारत के आईपीएस अधिकारियों की ट्रेनिंग हैदराबाद सरदार पटेल अकेडमी में होती है, वैसे ही उत्तर पूर्व के पुलिस अधिकारियों का गुरुकुल मेघालय के बादलों के बीच बसा हुआ है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 40। मिजोरम में काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर स्कूल CIJWS कहाँ स्थित है? विकल्प हैं आइजोल, लुंगलेई, सेरछिप, वेरिंगते। इसका सही जवाब है डी वेरिंगते। अब चलिए इस विश्व प्रसिद्ध संस्थान के बारे में विस्तार से जानते हैं। काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर स्कूल CIJWS भारतीय सेना का एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है। यहाँ सैनिकों को घने जंगलों में लड़ने और आतंकवादियों, विद्रोहियों, इंसर्जेंट्स का मुकाबला करने की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन सैन्य स्कूलों में से एक माना जाता है। इसकी साख इतनी अधिक है कि अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल और फ्रांस जैसे देशों के कमांडो और विशेष बल स्पेशल फोर्सेस यहाँ जंगल में लड़ने की कला सीखने आते हैं। इस स्कूल का एक बहुत प्रसिद्ध मोटो है फाइट द गरिल्ला लाइक अ गरिल्ला, यानी छापा मार लड़ाके से उसी की तरह लड़ो। ये मिजोरम के वेरिंगते नामक स्थान पर स्थित है। वेरिंगते असम और मिजोरम की सीमा पर स्थित एक छोटा सा शहर है जो पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ है, जो ट्रेनिंग के लिए एकदम सही जगह है। इसकी शुरुआत 1967 में हुई थी और 1970 में इसे वेरिंगते में स्थायी रूप से स्थापित किया गया। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 41। संगाई नामक हिरण कहाँ पाया जाता है? विकल्प हैं ए केयुबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, डी नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान।
इसका सही जवाब है ए, केयुबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अब चलिए संगाई और इस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में विस्तार से जानते हैं। संगाई मणिपुर का राजकीय पशु स्टेट एनिमल है। इसे अक्सर डांसिंग डियर भी कहा जाता है, क्योंकि ये तैरती हुई घास फुंदी पर चलते समय अपना संतुलन बनाने के लिए नाचता हुआ प्रतीत होता है। केयुबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड है। लोकटक झील और फुंदी। ये उद्यान प्रसिद्ध लोकटक झील लोकटक लेक का हिस्सा है। यहाँ तैरती हुई मिट्टी और घास के द्वीपों को फुंदी कहा जाता है, जिन पर संगाई हिरण रहते हैं। लुप्तप्राय प्रजाति। संगाई एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है और इसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय एंडेंजर्ड माना जाता है। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। काजीरंगा बी, ये असम में है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नामदफा सी, ये अरुणाचल प्रदेश में है और भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नोकरेक डी, ये मेघालय में है और यहाँ लाल पांडा पाए जाते हैं। याद रखने का सरल तरीका। मणिपुर का अनमोल रत्न है संगाई और वो दुनिया के इकलौते तैरते हुए पार्क में ही पाई जाती है। परीक्षा में अक्सर लोकटक झील और केयुबुल लामजाओ का संबंध पूछा जाता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 42। हड़गिला यानी ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक की रक्षा के प्रयासों के लिए किसने व्हिटली पुरस्कार, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, जीता है? विकल्प है ए, पूर्णिमा देवी बर्मन, बी, जादव पायंग, सी, बिरुबाला राभा, डी, रोहित चौधरी। इसका सही जवाब है ए, पूर्णिमा देवी बर्मन। अब चलिए पूर्णिमा देवी बर्मन और इस पुरस्कार के बारे में विस्तार से जानते हैं। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन असम की एक प्रसिद्ध संरक्षणवादी और जीव विज्ञानी हैं। उन्हें दुनिया भर में हड़गिला पक्षी को विलुप्त होने से बचाने के लिए जाना जाता है। हड़गिला क्या है? इसे अंग्रेजी में ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक कहा जाता है। पहले लोग इसे जंदा और अपशकुन मानने वाले पक्षी के रूप में देखते थे और इसके घोंसलों वाले पेड़ों को काट देते थे। पूर्णिमा देवी ने गांवों की महिलाओं को इकट्ठा किया और एक स्वयं सहायता समूह बनाया, जिसे हड़गिला आर्मी कहा जाता है। उन्होंने संगीत, कला और संस्कृति के माध्यम से लोगों की सोच बदली और इस पक्षी को असम की पहचान और घर का सदस्य बना दिया। व्हिटली पुरस्कार को दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पर्यावरण पुरस्कार माना जाता है, इसीलिए इसे ग्रीन ऑस्कर कहते हैं। पूर्णिमा देवी ने इसे 2017 में जीता था। दिलचस्प बात, उन्होंने हाल ही में 2024 में दोबारा व्हिटली गोल्ड अवार्ड भी जीता है। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। जादव पायंग बी, इन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने अकेले जोरहाट में एक पूरा जंगल मुलाई वन उगाया है। बिरुबाला राभा सी, इन्होंने असम में डायन प्रथा विच हंटिंग के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। याद रखने का सरल तरीका। पूर्णिमा जी ने हड़गिला पक्षी के संरक्षण को एक आंदोलन बना दिया। परीक्षा में अक्सर हड़गिला आर्मी और ग्रीन ऑस्कर का संबंध पूर्णिमा देवी बर्मन से पूछा जाता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 43। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट को मौलिक अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल के तहत अधिनियमित किया गया था? विकल्प हैं ए, अनुच्छेद 21A, बी, अनुच्छेद 25, सी, अनुच्छेद 18, डी, अनुच्छेद 23। इसका सही जवाब है ए, अनुच्छेद 21A। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अनुच्छेद 21A क्या है? भारतीय संविधान का ये अनुच्छेद घोषणा करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य यानी फ्री एंड कंपल्सरी शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्षा का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार नहीं था। इसे साल 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21A को लागू करने के लिए सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया, जो पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 25B, ये किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 18C, ये उपाधियों का अंत यानी अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स करता है, जैसे पुराने समय में राजा महाराजा जैसी उपाधियां अब नहीं लगाई जा सकती। अनुच्छेद 23D, ये मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जबरन मजदूरी यानी फोर्स्ड लेबर पर रोक लगाता है। याद रखने का सरल तरीका। अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार के बारे में है। क्योंकि शिक्षा के बिना एक अच्छा जीवन संभव नहीं है, इसीलिए शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के रूप में उसी के साथ जोड़ा गया है। ये सवाल लगभग हर सरकारी परीक्षा में पूछा जाता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 44। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? विकल्प हैं ए, अशोक, बी, समुद्रगुप्त, सी, चंद्रगुप्त मौर्य, डी, बिंदुसार।
इसका सही जवाब है सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अब चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। वे प्राचीन भारत के एक महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ थे। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया था और उन्हीं की मदद से मगध के क्रूर नंद शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। वे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और मुख्य सलाहकार थे। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र केवल पैसों के बारे में नहीं है, बल्कि ये राजनीति, कूटनीति, डिप्लोमेसी, जासूसी तंत्र और युद्ध कला पर आधारित दुनिया का एक बहुत पुराना और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। चाणक्य प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो अब पाकिस्तान में है, इसके शिक्षक यानी आचार्य थे। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। बिंदुसार, डी, ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। चाणक्य ने कुछ समय तक बिंदुसार के दरबार में भी सेवा की थी, लेकिन उनकी मुख्य पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जुड़ी है। अशोक, ये बिंदुसार के पुत्र और मौर्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, लेकिन इनके समय तक चाणक्य जीवित नहीं थे। समुद्रगुप्त, बी, ये गुप्त वंश के राजा थे, मौर्य वंश के सैकड़ों साल बाद, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। याद रखने का सरल तरीका, चंद्रगुप्त मौर्य चेहरा थे तो चाणक्य दिमाग थे। अक्सर परीक्षाओं में उनके तीनों नाम चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और उनकी किताब अर्थशास्त्र का नाम पूछा जाता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा करने वाला एक अन्वेषक, एक्सप्लोरर था? विकल्प हैं ए, फाहियान, बी, वेनसांग, सी, वास्को डी गामा, डी, इब्न बतूता। इसका सही जवाब है डी, इब्न बतूता। अब चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। इब्न बतूता कौन थे? ये मोरक्को अफ्रीका के एक महान यात्री थे। वे साल 1333 में सिंध के रास्ते भारत आए थे। उस समय दिल्ली की गद्दी पर तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। फाहियान, ए, ये चीन के पहले यात्री थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आए थे। वेनसांग, बी, ये भी चीन के यात्री थे जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। इन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। वास्को डी गामा, सी, ये पुर्तगाली खोजी थे जिन्होंने 1498 में यूरोप से भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज की थी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 46। स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे? विकल्प हैं ए, वल्लभ भाई पटेल, बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी, राजगोपालाचारी, डी, बी आर अम्बेडकर। इसका सही जवाब है डी, बी आर अम्बेडकर। अब चलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में विस्तार से जानते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। वे एक महान न्यायविद, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक थे। आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में उन्हें भारत का पहला कानून और न्याय मंत्री बनाया गया था। उन्होंने 1947 से 1951 तक इस पद पर सेवा की। वे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत के संविधान को वर्तमान स्वरूप देने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने छुआछूत और जातिगत भेदभाव के खिलाफ जीवन भर लड़ाई लड़ी। उन्होंने महिलाओं और श्रमिकों के अधिकारों के लिए भी कई महत्वपूर्ण कानून बनाने की वकालत की। उन्हें साल 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के अन्य महत्वपूर्ण नाम वल्लभ भाई पटेल, पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पहले शिक्षा मंत्री, सी, राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। याद रखने का सरल तरीका, जो देश के संविधान को लिखने वाले मुख्य व्यक्ति थे वही देश के पहले कानून मंत्री भी बने। उनके जन्मदिन 14 अप्रैल को पूरे भारत में समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 47। ड्यूरेंड रेखा, ड्यूरेंड लाइन किन देशों के बीच की सीमा बनाती है? विकल्प हैं ए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बी, पाकिस्तान और भारत, सी, भारत और बर्मा, म्यांमार, डी, भारत और बांग्लादेश। इसका सही जवाब है ए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। ड्यूरेंड रेखा की स्थापना साल 1893 में हुई थी। यह समझौता ब्रिटिश भारत के तत्कालीन विदेश सचिव सर मॉर्टिमर ड्यूरेंड और अफगानिस्तान के अमीर अब्दुर रहमान खान के बीच हुआ था। यह सीमा लगभग 2670 किलोमीटर लंबी है। आज़ादी से पहले यह भारत और अफगानिस्तान की सीमा थी, लेकिन 1947 में विभाजन के बाद यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन गई।
अफगानिस्तान ने ऐतिहासिक रूप से इस रेखा को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है, जबकि पाकिस्तान इसे अपनी आधिकारिक सीमा मानता है। इसी कारण यहाँ अक्सर तनाव बना रहता है। अन्य महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं: रैडक्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा; मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच की सीमा, मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में; 38th समानांतर रेखा, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। याद रखने का सरल तरीका: ड्यूरंड नाम उस अंग्रेज अधिकारी सर ड्यूरंड से आया है जिसने इसे नक्शे पर खींचा था। वर्तमान में भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लद्दाख क्षेत्र में लगती है, जिसे भी ड्यूरंड रेखा का ही हिस्सा माना जाता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 48। भारत में राष्ट्रीय इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट, नेशनल इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट किस ट्रॉफी के लिए खेला जाता है? विकल्प हैं: ए ड्यूरंड कप, बी सुब्रोतो कप, सी दिलीप ट्रॉफी, डी ईरानी ट्रॉफी। इसका सही जवाब है बी सुब्रोतो कप। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सुब्रोतो कप का नाम भारत के पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ, वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल सुब्रोतो मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। उनका सपना था कि भारत में जमीनी स्तर, ग्रास रूट्स पर फुटबॉल को बढ़ावा मिले। ये वायुसेना एयरफोर्स द्वारा आयोजित किया जाता है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत साल 1960 में हुई थी। इसे सुब्रोतो मुखर्जी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा भारतीय वायुसेना के सहयोग से आयोजित किया जाता है। ये एशिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट्स में से एक है। इसमें न केवल भारत के हर राज्य की टीमें हिस्सा लेती हैं, बल्कि बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों की स्कूली टीमें भी आमंत्रित की जाती हैं। भारतीय फुटबॉल के कई दिग्गज खिलाड़ी इसी सुब्रोतो कप की खोज रहे हैं। ये स्कूल स्तर के खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय पहचान बनाने का सबसे बड़ा मंच है। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। ड्यूरंड कप ए, ये एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, लेकिन ये प्रोफेशनल क्लबों के लिए होता है, न कि विशेष रूप से स्कूलों के लिए। दिलीप ट्रॉफी सी और ईरानी ट्रॉफी डी, ये दोनों क्रिकेट से संबंधित हैं, फुटबॉल से नहीं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 49। 1926 में स्थापित असम का पहला निजी बैंक, फर्स्ट प्राइवेट बैंक ऑफ असम, कौन सा था? विकल्प हैं: ए असम कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड, बी द गुवाहाटी बैंक लिमिटेड, सी असम ग्रामीण विकास बैंक, डी लक्ष्मी गांवलिया बैंक। इसका सही जवाब है बी द गुवाहाटी बैंक लिमिटेड। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। द गुवाहाटी बैंक लिमिटेड की स्थापना साल 1926 में हुई थी। ये न केवल असम का बल्कि पूरे उत्तर पूर्व भारत का पहला निजी क्षेत्र का बैंक था। उस समय असम में बैंकिंग सुविधाएं बहुत कम थीं। इस बैंक की स्थापना स्थानीय व्यापार और लोगों की आर्थिक मदद के लिए की गई थी। इसके संस्थापकों में असम की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल थीं। हालांकि इसने असम की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन आगे चलकर वित्तीय कठिनाइयों के कारण साल 1951 के आसपास इसे बंद कर दिया गया। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। असम कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड ए, इसकी स्थापना आज़ादी के बाद साल 1948 में हुई थी। असम ग्रामीण विकास बैंक सी, ये एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है जो बहुत बाद में साल 2006 में कई छोटे ग्रामीण बैंकों को मिलाकर बनाया गया। लक्ष्मी गांवलिया बैंक डी, ये भी एक पुराना ग्रामीण बैंक था जो बाद में असम ग्रामीण विकास बैंक का हिस्सा बन गया। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 50। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? विकल्प हैं: ए भारत के प्रधानमंत्री, बी भारत के वित्त मंत्री, सी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, डी भारत के गृह मंत्री। इसका सही जवाब है ए भारत के प्रधानमंत्री। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। नीति का अर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी भारतीय राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसने 65 साल पुराने योजना आयोग की जगह ली है। पदेन का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनेगा वो अपने आप नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। ये क्या काम करता है? नीति आयोग को सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। इसका मुख्य काम सरकार को रणनीतिक और तकनीकी सलाह देना है। ये सहकारी संघवाद पर जोर देता है, यानी केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर देश के विकास की योजनाएं बनाती हैं।
अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री के अलावा इसमें एक उपाध्यक्ष और एक सीईओ भी होते हैं, जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, नीति आयोग ने किसकी जगह ली है? उत्तर, योजना आयोग। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 51। भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र डेमोक्रेसी का अनुसरण किया जाता है? विकल्प हैं ए प्रतिनिधिक लोकतंत्र रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, बी राष्ट्रपति लोकतंत्र प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, सी संसदीय लोकतंत्र पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या डी सहभागी लोकतंत्र पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। इसका सही जवाब है सी संसदीय लोकतंत्र पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमने शासन चलाने के लिए ब्रिटेन यानी यूके के मॉडल पर आधारित प्रणाली को अपनाया है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल अपनी शक्तियों के लिए विधायिका यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि संसद में सरकार का बहुमत खत्म हो जाए तो सरकार गिर जाती है। भारत में दो प्रमुख होते हैं। नाम मात्र का प्रमुख यानी नॉमिनल हेड भारत का राष्ट्रपति, उनके पास संवैधानिक शक्तियां होती हैं, लेकिन वे मुख्य रूप से प्रतीकात्मक प्रमुख होते हैं। वास्तविक प्रमुख यानी रियल हेड भारत का प्रधानमंत्री। देश चलाने की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास होती है। प्रतिनिधिक लोकतंत्र, वैसे तो भारत एक प्रतिनिधिक लोकतंत्र भी है क्योंकि हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, लेकिन जब सरकार के विशेष स्वरूप की बात आती है तो संसदीय यानी पार्लियामेंट्री शब्द सबसे सटीक तकनीकी उत्तर है। राष्ट्रपति प्रणाली से अंतर, अमेरिका यानी यूएसए में राष्ट्रपति प्रणाली है। वहाँ राष्ट्रपति ही वास्तविक प्रमुख होता है और वो संसद के प्रति उस तरह जवाबदेह नहीं होता जैसे भारत में प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखने का सरल तरीका, भारत की पूरी राजनीति संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ सरकार संसद के अंदर से ही चुनी जाती है, इसलिए इसे संसदीय लोकतंत्र कहते हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 52। बांग्लादेश में गंगा नदी में मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प हैं ए लोहित, बी हुगली, सी पद्मा, डी सियांग। इसका सही जवाब है सी पद्मा। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। ये नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, जहां इसे त्सांगपो कहा जाता है। जब ये भारत में प्रवेश करती है तो इसे सियांग या दिहांग कहा जाता है। असम में इसे हम सब ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ लोहित इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। जैसे ही ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में घुसती है, इसका नाम बदलकर जमुना हो जाता है। ये उत्तर भारत की यमुना से अलग है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। जब जमुना यानी ब्रह्मपुत्र और पद्मा यानी गंगा आपस में मिलती हैं, तो उनकी संयुक्त धारा को भी पद्मा ही कहा जाता है। आगे चलकर जब इसमें मेघना नदी मिलती है, तब ये मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 53। प्राइम मेरिडियन से पूर्व और पश्चिम की ओर मापी गई किसी स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है? विकल्प हैं ए अक्षांश, बी ऊंचाई, सी देशांतर, डी आयाम। इसका सही जवाब है सी देशांतर। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। प्राइम मेरिडियन पृथ्वी के बीचों बीच उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई 0 डिग्री की रेखा है, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। इसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। देशांतर, ये वे खड़ी रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं। प्राइम मेरिडियन के दाईं ओर पूर्व 180 डिग्री और बाईं ओर पश्चिम 180 डिग्री देशांतर होते हैं। ये सवाल इसी के बारे में है। देशांतर रेखाएं ही दुनिया में समय तय करने का काम करती हैं। जैसे जैसे हम पूर्व या पश्चिम जाते हैं, समय बदल जाता है। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। ये वे लेटी हुई रेखाएं हैं जो भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर दूरी मापती हैं। ऊंचाई, ये समुद्र तल से किसी स्थान की खड़ी ऊंचाई को दर्शाता है, जैसे किसी पहाड़ की ऊंचाई। आयाम, ये भौतिकी का शब्द है जो किसी लहर की अधिकतम ऊंचाई या विस्तार को बताता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 54। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? विकल्प हैं ए हाइड्रोस्फीयर जल, बी बायोस्फीयर पर्यावरण, सी एटमॉस्फेयर वायु, डी लिथोस्फीयर भूमि। इसका सही जवाब है बी बायोस्फीयर पर्यावरण। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। पृथ्वी को मुख्य रूप से 4 मंडलों या परतों में बांटा गया है। इनके नाम ग्रीक भाषा के शब्दों से आए हैं। एटमॉस्फेयर वायुमंडल। एटमॉस का अर्थ है वाष्प या गैस। ये पृथ्वी के चारों ओर हवा की वो परत है जिसमें हम सांस लेते हैं। विकल्प सी सही सुमेलित है। हाइड्रोस्फीयर जलमंडल। हाइड्रो का अर्थ है पानी
पृथ्वी पर मौजूद सारा पानी, समुद्र, नदियां, झीलें और बर्फ इसी का हिस्सा है। विकल्प ए सही सुमेलित है। लिथोस्फीयर स्थलमंडल। लिथोस का अर्थ है पत्थर या चट्टान। पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत जिसमें पहाड़ और जमीन शामिल है लिथोस्फीयर कहलाती है। विकल्प डी सही सुमेलित है। बायोस्फीयर जैव मंडल। विकल्प बी गलत क्यों है? बायो का अर्थ होता है जीवन या लाइफ। बायोस्फीयर वो संकरा क्षेत्र है जहां हवा, पानी और जमीन आपस में मिलते हैं और जीवन को संभव बनाते हैं। इसका सही मेल जीवन होना चाहिए था, ना कि पर्यावरण। पर्यावरण एक बहुत व्यापक शब्द है जिसमें जीवित और निर्जीव दोनों चीजें आ जाती हैं। टीचर की टिप, याद रखने का सरल तरीका, शब्दों के मूल को पकड़ें। हाइड्रो इक्वल्स वाटर, जैसे हाइड्रेटेड रहना। एटमॉस इक्वल्स एयर। लिथो इक्वल्स स्टोन या लैंड। बायो इक्वल्स लाइफ, जैसे बायोलॉजी, जीवन का अध्ययन। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 55। सुनामी कहाँ आती हैं? विकल्प हैं ए महासागर, ओशंस, बी रेगिस्तान, डेजर्ट्स, सी उच्च पर्वत, हाई माउंटेन्स, डी घने जंगल, डीप फॉरेस्ट्स। इसका सही जवाब है ए महासागर, ओशंस। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सुनामी क्या है? व्हाट इज इट? सुनामी कोई साधारण लहर नहीं है। यह जापानी शब्द है जिसका अर्थ है बंदरगाह की लहर। त्सू मतलब हाबर, नामी मतलब वेव। ये समुद्र में उठने वाली लहरों की एक बहुत लंबी श्रृंखला होती है। ये क्यों आती है? कॉजेज। जब महासागर के तल, ओशन फ्लोर के नीचे कोई बड़ी हलचल होती है तो पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा विस्थापित हो जाता है। इसके मुख्य कारण हैं समुद्र के नीचे आने वाला भूकंप, सबसे प्रमुख कारण, समुद्र के भीतर ज्वालामुखी का फटना, समुद्र के नीचे भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स। लहरों की ताकत। गहरे समुद्र में ये लहरें ज्यादा ऊंची नहीं दिखती, लेकिन इनकी गति एक हवाई जहाज जितनी, लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। जैसे ही ये किनारे की ओर पहुंचती हैं, इनकी ऊंचाई 100 फीट तक भी हो सकती है, जो भारी तबाही मचाती है। साल 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी भारत के इतिहास की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक थी, जिसने तमिलनाडु और अंडमान निकोबार तट पर भारी नुकसान किया था। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 56। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में नहीं है? विकल्प हैं ए धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर, बी लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, सी संघीय, फेडरल, डी समाजवादी, सोशलिस्ट। इसका सही जवाब है सी संघीय, फेडरल। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय या उसका पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड है। ये बताती है कि भारत किस तरह का देश है और इसके नागरिकों के लक्ष्य क्या हैं। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोक से होती है। इसमें भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, डी धर्मनिरपेक्ष, ए लोकतंत्रात्मक, बी गणराज्य बनाने का संकल्प लिया गया है। संघीय शब्द क्यों नहीं है? ये एक बहुत ही तकनीकी और महत्वपूर्ण पॉइंट है। हालांकि भारत राज्यों का एक संघ है और यहाँ केंद्र व राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, जो संघीय व्यवस्था का लक्षण है, लेकिन फेडरल शब्द का उपयोग पूरे संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। प्रस्तावना की तो बात ही छोड़िए। अनुच्छेद 1 में भी भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को मूल रूप से नहीं रखा गया था। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। याद रखें, प्रस्तावना के 5 मुख्य शब्द सॉवरेन, संप्रभु, सोशलिस्ट, समाजवादी, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, रिपब्लिक, गणराज्य। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 57। सामानों के आदान प्रदान की प्राचीन परंपरा, मुद्रा के बिना व्यापार को क्या कहा जाता है? विकल्प हैं ए पाइक प्रणाली, बी विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम, सी बैंकिंग प्रणाली, डी रैयत प्रणाली। इसका सही जवाब है बी विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। बार्टर सिस्टम क्या है? ये व्यापार का सबसे पुराना तरीका है। इसमें पैसों का इस्तेमाल नहीं होता। अगर आपके पास चावल है और आपको नमक चाहिए, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जिसके पास नमक हो और उसे चावल की जरूरत हो। आप दोनों आपस में सामान बदल लेंगे। असम में आज भी साल में एक बार जोनबील मेले, मरीगांव जिले में ये प्राचीन बार्टर सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पहाड़ों पर रहने वाले लोग अपने सामान जैसे अदरक, हल्दी के बदले मैदानी लोगों से मछलियाँ, चावल लेते हैं।
ये सांस्कृतिक सद्भाव का एक बड़ा उदाहरण है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या दोहरे संयोग यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की थी, यानी आपको वही इंसान मिलना चाहिए जिसे आपके सामान की ज़रूरत हो और उसके पास वो सामान हो जो आपको चाहिए। इसी समस्या को हल करने के लिए बाद में मुद्रा का आविष्कार हुआ। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। पाइक प्रणाली, ये अहोम साम्राज्य की एक अनूठी व्यवस्था थी। इसमें वयस्क पुरुषों पाइक को राज्य के लिए काम करना पड़ता था, जैसे सेना में या निर्माण कार्य में, और बदले में राज्य उन्हें खेती के लिए जमीन देता था। ये व्यापार नहीं बल्कि श्रम व्यवस्था थी। रैयत प्रणाली, ये अंग्रेजों के समय की एक राजस्व यानी टैक्स प्रणाली थी, रैयतवारी सिस्टम, जिसमें सरकार सीधे किसान यानी रैयत से लगान वसूल करती थी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 58। प्रसिद्ध भोजन दाल बाटी चूरमा आमतौर पर किस राज्य में परोसा जाता है? विकल्प हैं ए पंजाब, बी राजस्थान, सी बिहार, डी ओडिशा। इसका सही जवाब है बी राजस्थान। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दाल बाटी चूरमा केवल एक व्यंजन नहीं है, बल्कि ये राजस्थान के गौरवशाली इतिहास और उसकी भौगोलिक परिस्थितियों का प्रतीक है। कहा जाता है कि बाटी का आविष्कार युद्ध के मैदानों में हुआ था। मेवाड़ के योद्धा आटे के गोलों को रेत में दबा देते थे, जो दिन भर की धूप की गर्मी में पक जाते थे। बाद में इन्हें घी और दाल के साथ खाया जाने लगा। तीनों का मेल। बाटी, ये आटे के गोलों को कंडे या ओवन में धीमी आंच पर सेककर बनाई जाती है। पकने के बाद इसे घी में डुबोया जाता है। दाल, इसके साथ पंचमेल दाल यानी 5 तरह की दालों का मिश्रण परोसी जाती है। चूरमा, ये एक मीठा व्यंजन है जो बाटी को चूर कर पीस कर उसमें घी और गुड़ या चीनी मिलाकर बनाया जाता है। राजस्थान एक मरुस्थलीय यानी डेजर्ट इलाका है, जहाँ पानी की कमी रही है। बाटी की खासियत ये है कि इसे बनाने में पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है और ये लंबे समय तक खराब नहीं होती। अन्य विकल्पों के बारे में जानते हैं। पंजाब, सरसों का साग और मक्के की रोटी। बिहार, लिट्टी चोखा, ये बाटी जैसा दिखता है लेकिन सत्तू भरा होता है। ओडिशा, पखाल भात और रसगुल्ला। याद रखने का सरल तरीका, जैसे असम की पहचान खार और मासोर टेंगा से है, वैसे ही रेतीले राजस्थान की सबसे बड़ी पहचान दाल बाटी चूरमा से है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 59। हरे पौधों को खाने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? विकल्प हैं ए ओमनीवोरस, बी कार्निवोरस, सी कैनिबल, डी हर्बीवोरस। इसका सही जवाब है डी हर्बीवोरस, शाकाहारी। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। प्रकृति में भोजन की आदतों के आधार पर जंतुओं को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। हर्बीवोरस, वे जंतु जो केवल घास, फल, पत्तियां और अन्य पेड़ पौधे खाकर जीवित रहते हैं। इन्हें शाकाहारी कहा जाता है। उदाहरण गाय, हाथी, खरगोश, हिरण और टिड्डा। कार्निवोरस, वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं। इन्हें मांसाहारी कहा जाता है। विकल्प बी। उदाहरण शेर, बाघ, भेड़िया और बाज। ओमनीवोरस, वे जंतु जो पेड़ पौधे और मांस दोनों खा सकते हैं। इन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। विकल्प ए। उदाहरण मनुष्य, भालू, कौवा और कुत्ता। कैनिबल, ये एक विशेष शब्द है। इसका अर्थ होता है वे जीव जो अपनी ही प्रजाति के दूसरे जीव को खाते हैं। विकल्प सी। उदाहरण कुछ प्रकार की मकड़ियां या सांप। टीचर की टिप, याद रखने का सरल तरीका, शब्दों के मूल रूट वर्ड्स को पकड़ें। हर्ब मतलब जड़ी बूटी मतलब पौधे, जैसे हर्बल चाय, तो हर्ब खाने वाले हर्बीवोरस। कार्नी मतलब मांस, तो मांस खाने वाले कार्निवोरस। ओमनी मतलब सब कुछ, तो सब कुछ खाने वाले ओमनीवोरस। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 60। सवाल है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची शेड्यूल में पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों के लिए स्वायत्त शासन ऑटोनमस एडमिनिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है? विकल्प हैं ए 6ठी अनुसूची 6th शेड्यूल, बी 5वीं अनुसूची 5th शेड्यूल, सी 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल, डी 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल। इसका सही जवाब है ए 6ठी अनुसूची 6th शेड्यूल। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची उत्तर पूर्व के जनजातीय लोगों की संस्कृति और जमीन की सुरक्षा के लिए बनाई गई एक विशेष ढाल की तरह है। 6ठी अनुसूची मुख्य रूप से उत्तर पूर्व के 4 राज्यों पर लागू होती है। इसे याद रखने का आसान कोड है AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इस अनुसूची के तहत इन क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदें ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जाती हैं। इन परिषदों के पास जमीन, जंगल, खेती, विरासत और विवाह जैसे स्थानीय मुद्दों पर खुद के कानून बनाने की शक्ति होती है।
असम में वर्तमान में 3 ऐसी परिषदें हैं जो छठी अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद बीटीसी, कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदलगुरी क्षेत्र। कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद केएएसी, उत्तरी कछार हिल स्वायत्त परिषद एनसीएचएसी, दिमा हसाओ जिला। 5वीं अनुसूची बी से अंतर। अक्सर छात्र इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। 5वीं अनुसूची उत्तर पूर्व को छोड़कर भारत के अन्य राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि के प्रशासन से जुड़ी है। 8वीं अनुसूची सी ये भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं की सूची है, जैसे असमिया, हिंदी, बोडो आदि।